स्वागत करता हूं दोस्त आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त आज हम लोग काव्य खंड का पाठ 13 का लेखक परिचय करने वाले हैं और पाठ 13 का नाम है गांव का घर और जिसके कवि हैं ज्ञानेंद्र पति। गांव का घर ये लास्ट हम लोग काव्य खंड का लास्ट चैप्टर होगा। आज हम इसका परिचय करेंगे। इसके साथ ही एक ही वीडियो में हम लोग लेखक परिचय और कविता का अर्थ देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए गांव का घर सबसे पहले जरूरी है। गांव का घर जो चैप्टर इसमें पढ़ना क्या है। देखिए दोस्त, गांव का जो घर है ना, इसमें कवि ज्ञानेंद्र पति ने जो पहले हम लोग जब गांव में रहते थे तो गांव के घर की स्थितियां क्या थी, गांव के लोगों का रहन सहन कैसा था, गांव की संस्कृतियां क्या थी, उन चीज को याद करते हुए इस कविता को लिखे हैं। क्योंकि अधिक संख्या में हम लोग गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। बहुत सारे कारण भी हैं। शहर में अच्छे अस्पताल होते हैं, अच्छे स्कूल होते हैं और वहां पे रोजगार होते हैं, तो लाजमी है कि गांव से शहर की ओर लोग पलायन करें। लेकिन कवि ने यहां पर कुछ प्रश्न उठाते हुए ये कहते हैं कि लोग गांव से शहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन वो गांव को फिर भूल जा रहे हैं, गांव की संस्कृति को भूल जा रहे हैं, गांव के रहन सहन को भूल जा रहे हैं, गांव का जो पहनावा ओढ़ावा है वो सबको भूल जा रहे हैं। और इसी पर चोट करते हुए कवि ने इस कविता को लिखा है। चलिए जब कविता का अर्थ जानेंगे तो मालूम चलेगा कि हाँ, कवि ने किस तरीके से अपनी पुरानी गांव की संस्कृतियों को, गांव की बातों को याद किया है। पहले हम लोग देखते हैं कवि परिचय। कवि परिचय पढ़ाने का एक उद्देश्य है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से देखिएगा कौन कौन हम बताएंगे इसमें कौन कौन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है और आया हुआ है। और जितने भी मैं चीजें लिखा हूं वो लगभग सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। इससे आपको एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा रहा हूं। ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव मैं करा रहा हूं उससे बाहर भी एग्जाम में नहीं जाएगा, ये मैं 100% गारंटी देता हूं। जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा ना तो मैं प्रूफ के साथ सारे के सारे क्वेश्चन मेरे ऑब्जेक्टिव से लड़ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आपको मैं स्क्रीनशॉट लेकर जब एग्जाम आएगा तो लगा कर दिखाऊंगा, प्रूफ दूंगा। हाँ, अभी पार्ट 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, तुमुल कोलाहल कलह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला। थोड़ा देर होती है वीडियो लाने में क्योंकि दोस्त मेरा भी कुछ काम रहता है, मैं एक ड्यूटी करता हूं, मैं सरकारी जॉब होल्डर हूं, थोड़ा समय लगता है, लेकिन आपको बेस्ट देने की कोशिश करता हूं। चलिए देखते हैं। कवि ज्ञानेंद्र पति का जन्म जो हुआ है 1 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। 1950 ईस्वी को आपको याद होगा, ये हमारा संविधान लागू हुआ था, आप मालूम होगा। तो 1 जनवरी 1 जनवरी के दिन इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए जन्म स्थान पथरगामा गोड्डा झारखंड। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान क्या था, और ऑप्शन बी पर था गोड्डा झारखंड। ये नाम नहीं था, सिर्फ आता था गोड्डा झारखंड। तो आप ध्यान रखिएगा, पथरगामा गोड्डा झारखंड। पथरगामा जो है गांव का नाम है, गोड्डा जो है जिले का नाम है, और झारखंड राज्य में इनका जन्म हुआ था। किनका? ज्ञानेंद्र पति का। और इनका जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1950। कोई दिक्कत दोस्त नहीं। देखिए अगला, माता का नाम। माता का नाम सरला देवी। माता का नाम क्या था? सरला देवी। और पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे। ये क्वेश्चन यहां में आया हुआ है, ये क्वेश्चन यहां में आया हुआ है, देवेंद्र प्रसाद चौबे इनके पिता का नाम। अच्छा, एक और कोई कवि है जिनके पिता का नाम देवी प्रसाद नाम है? जल्दी से कमेंट बताइए कि देवी प्रसाद किस कवि के पिताजी का नाम था। देवेंद्र से मुझे याद आएगा, देवी प्रसाद पूछ ले हम, जब देता आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम आया हुआ है, उनके पिता का नाम क्या है, तो आप ध्यान रखिए, उनका माता का नाम एग्जाम में आ सकता है। तो उनके माता का नाम क्या नाम है? सरला देवी। चलिए, पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद। आगे बढ़े। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से। देखिए दोस्त, कोई भी व्यक्ति होता है ना, उसकी प्रारंभिक शिक्षा जहां वो रहता है, मतलब बचपन में शिक्षा कहां होगा? जहां वो रहेगा। तो गांव के स्कूल से उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। हाँ, वो मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए वो अदर जगह जाकर करते हैं। बीए और एमए अंग्रेजी भाषा में पटना विश्वविद्यालय पीयू से वो किए। पटना विश्वविद्यालय से वो बीए और एमए अंग्रेजी भाषा में किए, ये ध्यान रखिएगा।
अंग्रेजी भाषा में किए पटना विश्वविद्यालय से। फिर हिंदी में भी एमए किए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से। वो फिर जाकर के वो बीए और एमए इंग्लिश तो किए, फिर हिंदी भाषा में वो फिर से एमए करते हैं। आपको मैं बता दूं, आप बीए एमए जो डिग्रियां हैं वो आप अलग अलग भाषाओं में ले सकते हैं, इसमें कोई आपको रोक टोक नहीं है। आपका समय है तो आप बीए एमए आप किसी भी अलग अलग सब्जेक्ट से कर सकते हैं। बस आप जैसे कि इंग्लिश से ये कर लिए, फिर जा करके एमए हिंदी से कर लिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो बीए और एमए अंग्रेजी भाषा में पटना से किए थे, पटना विश्वविद्यालय से किए थे। और फिर हिंदी में वो जो एमए है वो बिहार विश्वविद्यालय से, बिहार यूनिवर्सिटी से मुजफ्फरपुर में जो है उससे किए हैं। अब आपसे यहां एक क्वेश्चन पूछ सकता है जो शायद एग्जामिनर के माइंड में आ जाए कि बिहार विश्वविद्यालय कहां है, तो मुजफ्फरपुर में। आप इस चीजों को ध्यान रखिएगा। अगर ये चीज आपको आगे भी काम आएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही पढ़ लो या मार दिए काम खत्म। आपको अगर ये दिमाग में रहेगा तो आने वाले फ्यूचर में भी आपको यह आवश्यकता देगी। जब आप इंटर पास कीजिएगा, ग्रेजुएशन कीजिएगा, उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा, उसमें आपको काम आएंगे। ठीक है, चलिए अगला है वृत्ति। इनकी वृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा चयनित कारा अधीक्षक, वो बीपीएससी के थ्रू चयनित किए गए थे, बीपीएससी का एग्जाम निकाले थे और एग्जाम निकाल करके जो कारावास होता है माने जेल होता है, वो जेल के अधीक्षक भी रहे हैं, मतलब जेल के अधीक्षक के रूप में वो काम किए हैं। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा है आपके बोर्ड एग्जाम में कि ज्ञानेंद्र पति किस रूप में अपना सेवा दिए हैं, तो बिहार लोक सेवा आयोग के रूप में, बिहार लोक सेवा आयोग के रूप में। इसी क्वेश्चन पूछा है ज्ञानेंद्र पति किस रूप में अपनी सेवा दिए हैं, तो बिहार लोक सेवा आयोग के रूप में। और वो जो है कौन से पद पर थे, तो कारा अधीक्षक, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब ध्यान रखिएगा, जो ज्ञानेंद्र पति हैं वो बीपीएससी के थ्रू अपना सेवा दे चुके हैं और वो कारा अधीक्षक थे। कारावास जो जेल होता है उसके वो हेड थे, अधीक्षक थे। वे कैदियों के लिए कई कल्याणकारी योजना चलाएं। देखिए इनका जो है ये जहां भी रहे वो इनका सोच बहुत उदार था। जब ये कारा अधीक्षक रहे तो कैदियों के लिए जो सुविधाएं होती है, जो उनको नहीं मिल पाती है, मूलभूत सुविधाएं होती है, उनके कल्याण के लिए कई कल्याणकारी वो कार्यक्रम भी चलाएं। आगे चलकर नौकरी छोड़कर कविता लेखन की शुरुआत की है। वो आगे चल करके नौकरी छोड़ देते हैं, मतलब इस्तीफा दे देते हैं और फिर जाकर के वो कविता लिखने की शुरुआत करते हैं। कौन? देखिए आप हमेशा एक बार रिपीट कीजिए। देखिए सबसे बड़ा बात होता है ना दोस्त, रिवीजन। हिंदी ये नहीं कि हम 2-3 घंटा पढ़ लिए और रिवीजन करवे नहीं कर रहे हैं, नहीं। आप हिंदी भले 1 घंटा पढ़ो, 1 घंटा रिवीजन कर लो, 1 घंटा पढ़ो, ताकि जितना मेहनत आप वीडियो देख करके या फिर किताब पढ़ करके आप जितना मेहनत किताब पढ़ने में, वीडियो देखने में पहली बार लगाए हैं, उसका रिवीजन करने से उसे बनाए रखना जरूरी है। ये नहीं कि आगे पढ़ते गए पीछे भूलते गए, पढ़ते गए पीछे भूलते, क्या फायदा है, फिर सबको पढ़ना पड़ेगा। तो रिवीजन जरूरी है दोस्त। तो देखिए 1 जनवरी 1950 को जन्म, कहां? गड्डा, पथरगामा गड्डा, झारखंड। अच्छा, माता का नाम सरला देवी और पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे, देवी प्रसाद जयशंकर प्रसाद। एक जो कवि हैं, एक छायावाद के कवि हैं, इनके पिताजी का नाम है। आगे देखिए प्रारंभिक शिक्षा तो नहीं पूछेगा, ये तो नहीं पूछेगा। गांव का सोच सकिए। बीए और एमए किए थे पटना विश्वविद्यालय से और ये अंग्रेजी में किए थे। फिर बाद में एमए ये बीयू से किए, बिहार यूनिवर्सिटी से किए। कहां से? मुजफ्फरपुर से। आगे ये बीपीएससी के थ्रू काराध्यक्षक रहे। उसका कैदियों के लिए बहुत कल्याणकारी योजना चलाएं और फिर अपना नौकरी छोड़ करके ये लेखन कार्य में व्यस्त हो गए। निवास स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश। इनका जन्म तो हुआ था झारखंड में, गड्ढा झारखंड, लेकिन ये आकर रहने कहां लगे? बनारस उत्तर प्रदेश।
बनारस उत्तर प्रदेश में ये इनका निवास स्थान हो गया। अच्छा, एक आइडिया लगाइए। चलिए, वो बेकार की बातें थी। सम्मान इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? तो पहल सम्मान 2006, फिर संशयात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए, ये संशयात्मा है ना, ये इनकी कविता संग्रह है, और इसी कविता संग्रह के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2006 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्त? तो साहित्य के क्षेत्र में। और इनको कब मिला था? 2006 में। किसके लिए? संशयात्मा के लिए। और इसी संशयात्मा से लिया गया है ये गांव का घर, जो गांव का घर कविता है ना, इसी संशयात्मा से लिया गया है। कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे बढ़े। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किन कृति के लिए मिला है, कब मिला है? 2006 मिला है। किसके लिए मिला है? संशयात्मा के लिए मिला है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा है कि पहल सम्मान उन्हें कब मिला है, यानी इनमें से कौन उनको सम्मान मिला है। तो पहल सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहल कब मिला? 2006 में, और साहित्य अकादमी भी कब मिला है? 2006 में। आगे बढ़े। अब चलिए आते हैं प्रमुख कृतियां। इनकी प्रमुख कृतियां है आंख हाथ बनते हुए, 1970 में लिखे थे। शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है, 1980 में। फिर गंगा तट 2000 में। संशय आत्मा 2006 में लिखे थे, संशय आत्मा 2004 में लिखे थे, और इन्हें 2006 में इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका था। और मेरे भाई, ये आप ध्यान रखिएगा, पूछेगा संशय आत्मा के लिए उन्हें कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 2006 में। संशय आत्मा काव्य संग्रह कब लिखे? 2004 में। ठीक है। भिनसार 2006 में। भिनसार वो कब लिखे थे? 2006 में। कवि ने कहा 2007 में। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट यंत्र दू गो बाय में, एगो हई आ एगो हई। हई ससुरा दू बार पूछ लेबा, आ हई तो पूछबे करी, काहे कि एकरे से कविता ले लेबा। तो हई आ हई बहुत इंपॉर्टेंट बाटे। पूछा है कवि ने कहा किसकी कृति है? ज्ञानेंद्र पति। कवि ने कहा क्या है? कविता संग्रह। समझ रहे मेरी बात को? तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। भिनसार भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे दो इंपॉर्टेंट ये है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है भिनसार, जो 2006 में लिखे हैं। भगवान ना करे ये पूछ दे, कवि ने कहा ये कृति ज्ञानेंद्र पति की है, कब लिखे थे? 2007 में। आगे हैं काव्य नाटक। उनका एक कविता के रूप में नाटक है जिसका नाम है एक चक्रा नगरी। इससे अभी तक तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन बात यह है ना कि जो एगो रहता है ना, उसका बहुत वैल्यू होता है। अब मान लो किसी भी व्यक्ति का एगो बेटा है, एगो बैले बा, ओकरा कितना दुलार प्यार मिली है तू बताओ ना? दुनिया के सब धन ओकरा आगे धो दो, बबुआ लेते ही हईस, तेही तो एगो बैले बड़े, अब बबुआ बिगड़ गई। ये भी तो होता है, बाबू बिगड़ जाता है, बिगड़ा खोखा हो जाएगा, बदमाश हो जाएगा। खोखा क्या है? वो जो लोग मैट्रिक पढ़े जानते होंगे। चलिए, कवि ने कहा ये किसी कृति है? ज्ञानेंद्र पति की। एक चक्रा नगरी ये काव्य नाटक है। आगे तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, एक चक्रा नगरी निम्न में से क्या है? काव्य नाटक, उपन्यास, कहानी, ऐसे पूछेगा। तो क्या होगा? काव्य नाटक। किसकी कृति है? ज्ञानेंद्र पति की। कथेतर गद्य ये कथा के रूप में, कथा कहने के रूप में गद्य है। गद्य मतलब कहानी, उपन्यास हो सकता है। गद्य है जो कथा के रूप में, ऐसा उसे कथा के रूप में कहा जा सकता है। जो इसका नाम पढ़ते गढ़ते 2005, पढ़ते गढ़ते गद्य है जो कथा के रूप में है, जो आप उसको कथा के रूप में लिखा गया है। चलिए ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। अगला है ज्ञानेंद्र पति एक संभावनाशील युवा कवि के रूप में विख्यात हुए। मतलब जो ज्ञानेंद्र पति हैं ये संभावनाशील कवि के रूप में, एक युवा कवि के रूप में, जो संभावना, ये अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हो। देखिए ना, इसी में अनुमान लगाए हैं क्या है, गांव का हाल क्या होगा, पहले क्या था, अब क्या हो, अब आगे क्या होगा। ठीक है, गांव के जो लोग प्लान कर रहे हैं, गांव की संस्कृति को भूल रहे हैं, गांव के संस्कार को भूल रहे हैं, गांव के काम को भूल रहे हैं, जो गांव के परिवेश को भूल रहे हैं, और आगे जाकर ये क्या करेंगे।
तो एक संभावनाशील युवा कवि के रूप में ये विख्यात हुए, प्रसिद्ध हुए। कौन? ज्ञानेंद्र पति। चलिए हम लोग पाठ 13 का कविता का अर्थ समझेंगे, जिसका नाम है गांव का घर। समझते हैं। देखिए, लिखा है, कवि लिखता है, गांव के घर के अंतःपुर की वह चौखट टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का वह गे। कवि कहता है कि आप अगर गांव में रहे होंगे, अपने बचपन को याद कीजिए। जब आप बचपन में होंगे, आप सभी भी देखे होंगे, हम लोग देखे हैं, अगर आप सभी भी देखे होंगे तो आपको याद आ रहा होगा कि गांव के घर का वो चौखट, जो चौखट ऐसे बनाई जाती थी, दरवाजे का ये चौखट, जब ये दरवाजा ऐसा रहता था, ऐसा दरवाजा यहां से घुसने का रहता था, तो यहां पर हमारी जो माएँ होती हैं, दादियाँ, घर की औरतें होती है, बहनें होती है, यहाँ पे क्या था कि हम लोग सहजन के जो लाशा था, यहाँ गेह मतलब लाशा, सहजन का लाशा, ठीक है, सहजन बोल रहे हैं, सहजन का जो लाशा हुआ करता था, यहाँ पे लगा किया जाता था। और जब हमारी माँ लोग नहाने जाती थी, तो नहाने से पहले उस टिकुली को, उस बिंदी को नहाने से पहले निकाल देती थी और पुराने टिकुली को उस पर साट देती थी। अब जब नहा कर आती थी तो फिर नए टिकुली को इस पे सहजन का लाशा लगा रहता था, नए टिकुली को सहजन के लाशा में सटा करके और फिर अपने लीलाल पर साट लिया करती थी। ये उसी की बात कर रहा है। कभी कहता है कि थोड़ा अपने पुराने संस्कार को, संस्कृति को, अपने गांव के चीजों को याद कीजिए। जब गांव के घर के अंतःपुर, जो किसी अंतःपुर या किसी पार्टिकुलर गांव का नाम नहीं लिए हैं, अंतःपुर का गांव है, मतलब कोई पुर का गांव है, अंतःपुर के घर के वो जो चौखट है, उस पर टिकुली साटने के लिए, जब माँ टिकुली साटने के लिए उस चौखट पर जो सहजन का लाशा लगा रहता था, उस लाशे से बस बोर करके और अपने लार पर टिकुली साटती थी। सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गे वह। आप वो याद कीजिए, वो गांव का घर, वो गांव का चौखट। और क्या कहता है कवि, थोड़ा इनको बारे में देखते हैं। कहते हैं, वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले खास कर आना पड़ता था। चौखट वह सीमा थी, घर की जो मेन दरवाजे थे, जो उसकी चौखट थी, वह सीमा थी जिसके भीतर जो हमारे बड़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, वो उन्हें खास कर आना पड़ता था। बुजुर्गों को खड़ाऊ खड़कानी पड़ती थी, और जो बुजुर्ग लोग हैं वो घर में इन करने से पहले उन्हें खड़ाऊ खड़कानी पड़ती थी। खबरदार की और प्रायः तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था, और खड़ाऊ खड़कानी पड़ती थी और उन्हें खबरदार करना पड़ता था। हमारी माताओं बहनों को जो घर के अंदर आती थी, उन्हें खबरदार करना पड़ता था कि मैं आ रहा हूं, और प्रायः तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था, और कभी कभी उन्हें चौखट के उधर ही रुकना पड़ता था। हमारी माताएं बहनें नहाती वहाती थी, या फिर जो है अभी सही तरीके से अपने समान स्थिति में नहीं होती थी, आंचल को सर पे नहीं रखी हुई होती थी, तो कुछ देर के लिए हमारे बुजुर्गों को चौखट के किनारे रुकना पड़ता था। यह हम खुद देखे हैं दोस्त। पहले मुझे ये सब पता नहीं था, जब मैं बचपन में था तो हमें अल्लाह दादा जो मेन द्वार था वहां जोर से चिल्लाते क्यों थे, वो खांसते थे। हम बता रहे हैं, जब मेरे दादा जब गाय को चलाना होता था या घर में सुबह आना होता था किसी काम के लिए, तो मेन जो दरवाजा था हम लोग का, वहां पे वो खांसेंगे, ओ ऐसे करेंगे, या फिर बोलेंगे ओ ऐसे बोलेंगे, या फिर मेरे एक भैया थे, उनका रवि नाम है, तो रवि ऐसे करेंगे। वो मतलब किसी का नाम, ऐसे बच्चे का नाम जिस समय मैं आ रहा हूं ऐसा संकेत दे रहे होंगे, ठीक है, या खांसते हैं, या फिर वो चप्पल घसीटते थे। मुझे सारा चीज याद है, चप्पल घसीटते थे। वो ये संकेत दिया जा रहा था अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को,
कि मैं आ रहा हूं, आप लोग समान स्थिति में हो जाइए। ठीक है, तो वो संस्कार, वो हमारे गांव का घर था, वो हमारे गांव के संस्कार थे, जहां बुजुर्ग वो सीमा को पार करने से पहले उन्हें सजग करते थे, खांसते थे, एक एक बिना किसी का नाम लिए हुए, उनमें किसी का नाम लिए हुए वो बताते थे कि मैं आ रहा हूं, आप लोग सावधान हो जाइए, अपनी नंबर स्थिति में हो जाइए। और अपना जो चप्पल थे वो बजाते थे, और कभी कभी उन्हें रोक दिया जाता, बाबूजी थोड़ा रुक जाइए, बाबूजी थोड़ा रुक जाइए, ऐसा अंदर से आवाज आता था, मैं खुद सुना हूं। और फिर वो बाबूजी, वो जो बुजुर्ग बाहर खड़े हो जाते हैं, उसके बाद जो है सब कोई वो अंदर जाते थे। तो ऐसी हमारी घर की परंपराएं थी, हमारा जो गांव का घर था वैसा वहां नियम है। आज तो देखते बड़ा खाना दे आदमी ज्यादा तो 100 रुपया चल रहते नहीं खे, थोड़ा ज्यादा। आगे देखते हैं, फिर कवि कहते हैं, एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था किसी को बगैर नाम लिए। और जो पर्दा, हमेशा आप गांव के घरों में देखिएगा दोस्त, चौखट पर एक हमेशा पर्दा टंगा रहेगा। हमेशा कहा जाता है कि जिस घर में पर्दा टंगा है वो जो घर है एक सभ्यता का प्रतीक है। तो हम लोग के हर एक द्वारी पर एक पर्दा टंगा रहता था, दरवाजा था ही, पर्दा टंगा रहता था। तो एक अदृश्य पर्दे के पीछे से, पर्दे अभी अंदर जाने से पहले एक अदृश्य पर्दे के पीछे से बिना पार किए हुए उन्हें पुकारना पड़ता था, बिना किसी का नाम लिए हुए। ऐसा करना पड़ता, हो के बाद कुछ आवाज निकालना पड़ता, ताकि उन्हें पता चल जाए कि मैं आ रहा हूं। जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी सारे काम। तर्जनी इसको बोलते हैं दोस्त, ये तर्जनी है या मध्यमा है, ये तर्जनी है या मध्यमा है। जिसकी तर्जनी की नोक पर धारण किए रहती थी सारे काम, सहज शंख के चिन्ह की बाती। जैसे शंख के चिन्ह पर, शंख पर जो चिन्ह होते हैं, वैसे ही ऐसा लगता था कि जो हमारे गार्जियन थे, हमारे बुजुर्ग लोग थे, वो जो बताते थे इशारे से, वो बस वो काम तुरंत हो जाता था। और सारे काम तर्जनी के नोक पे रहते थे। सिर्फ कोई इशारा दे दे या बता दे कि ये काम है वो काम है, तो सारे काम हो जाते थे। गांव के घर की उस चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत पर, भीत मतलब दीवाल, गेरुआ रंग से लिपे हुए दीवाल पर दूध डूबे अंगूठे के छापे। थोड़ा सा और सुनाता हूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाला दादा के, जो अंगूठे के छाप होते थे वो किसके होते थे? उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाला दादा के। हमारे बचपन के भाल पर, हमारी जो बचपन की जो समय था, हमारे बचपन की स्थिति था, हमारे बचपन के भाल पर दुग्ध तिलक महीने के अंत में गिने जाते थे एक एक करके। कवि कहते हैं कि गांव के घर की उस चौखट के बगल में, जो चौखट दीवार रहता था उसके ठीक बगल में जो दीवार, जो भीत गेरुए रंग से लिपी हुई होती थी, उस भीत पर दूध डूबे अंगूठे के छापे, उठौना दूध। देखिए, उठौना दूध का मतलब होता है अगर हम कहीं से दूध ला रहे हैं तो उसे बोलेंगे हम उठौना दूध लेता नहीं, माना दूसरा जगह से दूध उठा के ले आवता नहीं, ठीक है। या फिर कोई दूसरा व्यक्ति है जो मेरे को दूध ला कर दे रहा है, मैं खुद, मेरे घर में खुद दूध नहीं होता है, अगर अपने घर में गाय भैंस है उससे दूध आता है तो वो दूध अपना है, लेकिन दूसरे जगह से हम दूध खरीदते हैं उसे बोलते हैं उठौना दूध, ठीक है। तो जो बूढ़ा दादा उठौना दूध लेकर आते हैं वो क्या करते हैं कि गांव के घर के उस चौखट के बगल में, जिसकी दीवार गेरुए रंग से लिपी हुई होती है, दूध में अंगूठा डुबाते हैं और अंगूठे का वहां छाप उस दीवार पे लगा देते हैं कि ये एक दिन दूध दियाइल। फिर अगले दिन आएंगे, फिर वो दूध में, जब वो दूध दे देंगे तो दूध में अंगूठा डुबा करके वहां नीचे फिर एक बार तिलक कर देंगे कि 2 दिन दूध दियाइल। फिर तीसरा दिन दूध दिलाइल। जिस दिन गाय पको अंगूठा का छाप नहीं होगा,
अंगूठे का छाप दे देते हैं। और जब वो 1 महीने हो जाते थे तो वहां एक एक करके कि महीना में क दिन दूध गोइल उसका गिनती हो जाता था। क्योंकि अगर डेट वाइज करने से वो लोग गड़बड़ हो सकते थे, लेकिन जो अंगूठे का छाप दिला गया, तिलक दिला गया, उससे वो अंतिम में एक एक करके गिन लेंगे। थोड़ा यहां ईमानदारी देखिए दोस्त, मैं थोड़ी सी बात करता हूं ईमानदारी पे। ऐसा भी है ना कि दूध दे करके अंगूठे छाप लगा कर चले गए, या एक बेसी छाप लगा सकते हैं छुप करके, या जो हम दूध ले वो से मिटा भी सकते हैं, कुछ तो ऐसा हो सकता है ना, लेकिन वहां पे ईमानदारी है। खैर वो ईमानदारी बात की, हम लोग इस कविता का अर्थ समझते हैं कि कवि का कहने का भाव क्या था कि हमारी गांव की संस्कृति कैसी थी, हमारे गांव के रहन सहन कैसे थे, हमारे गांव के संस्कार कैसे थे, हमारे जो बचपन में जो चीजें हुआ करती थी क्या होती थी। तो गांव के घर के उस चौकट के बगल में जो दीवार होती थी, उस दीवार पे जो बूढ़ा दादा, जो ग्वाला दादा उठौना दूध लेकर आते थे, वहां पे अंगूठे से एक तिलक लगा देते थे। हमारे बचपन के भार, हमारी जो बचपन की स्थिति थी उस पर दूध तिलक महीने के अंत में गिने जाते थे एक एक करके। ऐसा गांव में हमारा हुआ करता था। गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है। ये जो तमाम चीजें हुआ करती थी वो आज जो गांव का घर है वो अपना गांव खो चुका है। जो गांव का घर है वो घर अपने गांव का संस्कृति को भूल चुका है, अपने गांव के रहन सहन को भूल चुका है, अपने गांव के परिवेश को भूल चुका है और वह अपना गांव खो चुका है। पंचायती राज में जैसे खो गया है पंच परमेश्वर। और आज पंचायती राज जहां हमारे देश में लागू है, हर गांव में एक पंचायत बैठती थी और उस पंचायत का एक मुखिया होता था, पंच परमेश्वर जिसे हम लोग मानते थे। और वही जो है हमारी गांव के सारी समस्याओं का निदान करता था। हमें ना ही पुलिस के पास जाना पड़ता था और ना ही अदालत में जाना पड़ता था। जो बोल दिया गांव के लोग उसे मान लेते थे और वही ऐसा लगता था कि वो एक पंच परमेश्वर है, वही जो वो सबका न्याय करता है। और गांव के लोग अपने में ही एक पंचायत बैठा करके उस समस्या का निवारण कर लेते थे। लेकिन आज वो सब नहीं है। आज तो लोग सोच रहे हैं कि कैसे फलाना के फंसा दी। अगर दोस्त ऐसा हो चुका है, ऐसी समस्याएं हो चुकी है कि लोग जो है जानबूझकर दूसरे से उलझ जाते हैं और उस पर केस कर देते हैं और तो एफआईआर कर देते हैं, उसे थाना की चक्कर कटवाते हैं, फिर वो उसे अदालत की चक्कर कटवाते हैं। एक कुछ तो ऐसा चीज हो चुका है कि अगर आपके बेटे का जॉब लगने वाला है या मान लीजिए आपका जॉब लगने वाला है, तो किसी तरह के आपके घर से आपके पड़ोसी लोग झगड़ा कर देंगे, झगड़ा करके तुरंत एफआईआर में नाम दे देंगे। कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा झगड़ा करेंगे, थोड़ा सा, इसलिए कि आपका नाम देना होगा और एफआईआर कर देंगे। और एफआईआर करके आपका जॉब नहीं होगा, आपका कैरेक्टर खराब हो जाएगा, आपका कैरेक्टर नहीं बनेगा। ऐसा कुछ हरकत वो कर देते हैं ताकि किस तरीके से फलाना के बेटा का जॉब ना लगो। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। खैर वो अलग की बात है। लेकिन आज जो है वो गांव का घर अपना गांव खो चुका है। और ऐसा जो पंचायती राज इस देश में लागू है, पंचायती राज में जैसे खो गया है पंच परमेश्वर। और आज जो हमारे गांव में पंचायत बढ़ती है, उस पंचायत के मुखिया के कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई वैल्यू नहीं। ऐसा लगता पंच परमेश्वर खो चुके हैं। ये लाइन पूछता है दोस्त, पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर। ये क्वेश्चन पूछता है किस पाठ से उद्धित है, किस पाठ से लिया गया है? तो गांव के घर। फिर पूछता है, यहां पे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि दूध के अंगूठे का छाप किसका है? तो ग्वाले दादा का, ग्वाले दादा का। चौकट पर खास करके कौन अंदर जाते हैं? तो बुजुर्ग लोग। चौकट पर कौन चप्पल खड़काते हैं, इसे खड़े बोलते हैं लोग, खड़काते हैं, तो बुजुर्ग लोग। आगे देखते हैं, बिजली बत्ती आ गई कब की? वो कहते हैं कि हमारे गांव में, हमारा जो आज के गांव है उसमें बिजली बत्ती कब की आ गई? बनी रहने से अधिक गई रहने वाली। हमारे गांव में बिजली बत्ती तो आई, हमारा भले वो गांव पहले के संस्कार को खो चुका, पहले के संस्कृति को खो चुका। हाँ, गांव में बिजली बत्ती जरूर आई, लेकिन
बनी रहने से अधिक गई रहने वाली आई। मतलब लाइट कम रहती है और लाइट ज्यादा कटी रहती है हमेशा। अब तो खैर ये बिजली प्राइवेट हो गया तो बहुत ज्यादा अब लाइट रह रहा है, 24 घंटे में 16 घंटे 18 घंटे लाइट रह रहा है, 20 घंटे 22 घंटे भी रह रहा है। लेकिन ये बात उस समय की है। गांव की स्थिति भी खराब है, सब नहीं दोस्त, गांव की स्थिति भी खराब है। हम लोग कुछ समय रहते तो मान चलते कि लाइट है, गांव की स्थिति भी कुछ खराब है। थोड़ा बहुत बाढ़ वगैरह आएगा, थोड़ा बहुत आंधी वगैरह आएगा, लाइन काट देगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि गांव में बिजली बत्ती तो आ गई लेकिन बनी से अधिक गई रहने वाली, मतलब ज्यादा कम रहती है और ज्यादा कटी रहती है। अब के बिटौआ के दहेज में टीवी भी, अरे अब के जो बेटा है उनके दहेज में टीवी भी लिया जा रहा है। काहे कि लाइट बत्ती आ गई। अब लाइट बत्ती के कारण अब के जो बेटे का शादियां हो रही है उनके दहेज में टीवी लिए जा रहे हैं। लालटेन है, अब भी लालटेन है। ऐसा नहीं है कि बिजली बत्ती आ गया तो लोग लालटेन को भूल गए, दिया को भूल गए। समझते हो, ढिबरी बत्ती। ठीक है, लालटेन है, अभी गांव में लालटेन है। दिन भर आलो में, समझते आलो का होता है, आलो दिराखा। और पता ना हमने के दिराखा बोलते रह जा जानता कची मान ला दयाल हो गल में कटिंग बना रही एगो ऐसे यही में हमनी के लंटेन रखत रही जा, चाहे रखत दिया माने ढिबरी बाती हमें रखत रही जा। इसी को आलो बोला गया है। आलो मतलब हमनी के पता नहीं करेगा, कहते हैं दिराखा। दीवार में एक ऐसा बना रहेगा जिसमें उसमें लालटेन को रखा जाता है या लालटेन को टांग दिया जाता है। ठीक है, दीवार में, तो उसी को बोल रहा है आलो। दिन भर आलो में कैलेंडर से ढकी, रात कैलेंडर से ढकी, दिन भर आलो में कैलेंडर से ढकी। देखिए लालटेन तो है अब भी, लेकिन दिन भर अब क्या है कि अब ये हो गया कि अब तो गांव में लाइट आ गई। लाइट आ गया तो लालटेन की आवश्यकता है नहीं, दीपक की आवश्यकता है नहीं। तो अब क्या है कि लोग जो है रखे हैं लेकिन उसे जला नहीं रहे हैं, उसे दिराखा में आलो में कैलेंडर से ढक के रखे हैं। वो दिन रात वो बंद ही है, वो जल नहीं रहा है। रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती है। और भाई मान ले लाइट कटेगा तो उजाले से अधिक अंधेरा न उगलेगा, और लाइट का तो ढेर रह नहीं रहा है, अधिकतर कटा ही रह रहा है। और लोग इंतजार में रह रहे हैं कि अब लाइट आएगा, अब लाइट आएगा, चलो लंटेन का है बारे, लंटेन का है बारे, मतलब बारे में जलाएं, लंटेन का है जलाएं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रात उजाले से अधिक अंधेरे उगलती है। पहले लाइट नहीं थी लेकिन हर घर में, द्वार पर, आंगन में, ओसरा में, प्रत्येक रूम में दिया बोले तो दिया बाती जलता था, लालटेन जलता था। और ऐसा लगता था पूरा गांव रात में भी चकाचौंध रोशनी में है। सभी जगह हर घर में एक रोशनी जगमगाती थी, क्योंकि पहले राशन किरासन मिल रहा था। अब तो राशन मिलता 5 किलो, उसी वोट देना हम लोग को। अब किरासन बंदे हो गए। ठीक है, तो पहले किरासन तेल मिलता था, उसे दिया लालटेन जलते थे। लेकिन अब के लोग हैं बिजली के चक्कर में लालटेन रखे हैं लेकिन वो जला नहीं रहे हैं। उन्हें कहीं एक जगह कैलेंडर से ढककर तोप दिया गया है, रख दिया गया है। और जो रात है उजाले से अधिक अंधेरा उगलती है। अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती। और ऐसा लगता है कि वो जो रात जो है उजाले से ज्यादा अंधेरा उगलती है। और ऐसा लगता है कि हमें अंधेरे में छोड़ दिए जाने का भाव प्रकट हो रहा है कि अब हम लोगों को अंधेरे में ले जाया जा रहा है, उजाले से अंधेरे में छोड़ा जा रहा है। कवि कहते हैं, जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है कहीं। फिर वो कहते हैं, एक बात का वो कटाक्ष करते हैं। कटाक्ष ये करते हैं कि कहा जाता है, आप कभी सुने होंगे, अगर आपका गांव किसी शहर के बगल में है, अगर आपका जो गांव है किसी शहर की बगल में है, तो यहां भी लाइट है, यहां भी लाइट है। इसे कहा था इस सिटी के लाइट है। सुने होंगे, हम सुने हैं। हो या लाइट ऐसे रहता
काहे कि उ सिटी के लाइट ह। सिटी माने शहर, शहर के लाइट ह। शहर में अस्पताल, स्कूल, बड़े बड़े अमीर लोग रहते हैं ना, वहां लाइट देना जरूरी है। गांव में क्या रखा है, गांव में गरीब लोग रहते हैं, असहाय लोग रहते हैं, आ जे थोड़ा सा अमीर भइल फट से शहर के भाग गइल, भैया लाइट बा, अस्पताल बा ना, और वहां जाकर के गांव की सारी संस्कृति को भूल जाते हैं। उसके ठीक बगल वाले गांव में लाइट नहीं है क्योंकि वो गांव का लाइट है, वहां पे ज्यादा लाइट नहीं दिया जाता है। लेकिन शहर में लाइट 24 घंटा रह रहा है, काहे कि उजा अमीर लोग रहेला, नया सोच के लोग रहेला, वहां सब कुछ अस्पताल से लेकर के स्वास्थ्य, आपका स्कूल से लेकर के पूरा वो अमीर समाज है। तो वही यहां पे कवि कटाक्ष करता है, कटाक्ष करते हुए कहता है कि जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, कहीं कहीं ठीक बगल में थोड़ी सी दूर पर मदमस्त चौंध रोशनी में मदमस्त होकर ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। दरवाजे बंद करके पूरे रोशनी में ऑर्केस्ट्रा बज रहे हैं, गाना बज रहे हैं, वहां पर लाइट है, वो पूरा रोशनी से चकाचौंध है। न आवाज की रोशनी, बहुत दूर कहीं बगल में चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। पट भिड़काए बंद करके, वहां पे दरवाजे बंद करके ऑर्केस्ट्रा बज रहा है चकाचौंध रोशनी में, कि आवाज भी नहीं आती यहां तक। जो पट माने दरवाजा होता है, दरवाजे बंद करके चकाचौंध रोशनी में ऑर्केस्ट्रा हो रहा है कि आवाज भी नहीं आती यहां तक, न आवाज की रोशनी और न रोशनी की आवाज। ऐसा है कि वहां से आवाज भी नहीं आती है यहां तक, न आवाज की रोशनी, न ही उस आवाज की रोशनी आती है और न ही उस रोशनी की आवाज आती है। होरी चैती बिरहा अल्हा गूंगे लोक गीतों की जन्मभूमि में भटकता है, एक शोक गीत अनगाया अनसुना। वो कहते हैं होरी माने होली, चैती माने चैत में जो चैता गवाता है, बिरहा, आल्हा, ये सब जो है पहले गांव में हुआ करते थे। गूंगे लोक गीतों की जन्मभूमि में भटकता है, एक शोक गीत अनगाया अनसुना। वो कहते थे कि पहले हमारे गांव में मौसमी लोकगीत हुआ करते थे। जब फगुआ गवाएगा, होली आएगा, होली गवाएगा, फगुआ गवाएगा, गांव के जो लोग हैं, जो बच्चे बूढ़े जवान सब कोई जुटेंगे और वो लोग फगुआ, बड़े बड़े द्वार, मतलब जहां स्पेस ज्यादा हो, वहां फगुआ गवाएगा, रंग गुलाल लगेंगे और फगुआ गाएंगे। होली के दिन जो है लोग जो है अपना झाल ढोलक वगैरह लेकर के होली गाते हुए द्वार द्वार पर होली गाएंगे और उनके यहाँ पुआ पकवान खाते हुए पूरा मस्ती में पूरे गांव तक में घूमेंगे और खूब होली गाएंगे। चैता, जब चैत का महीना आएगा तो घर घर पे जो भी चैता करना चाहता है या फिर कोई सामुदायिक ऐसा जगह है, वहां पे पूरे गांव के लोग शाम को जुटते हैं, रात को जुटते हैं और रात भर चैता होता था। बिरहा गाते थे लोग, आल्हा गाते थे लोग। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये गूंगे लोक गीतों की जन्मभूमि में भटकता है और ऐसा लगता है कि ये जो लोकगीत हैं वो गूंगे हो चुके हैं। आज जो हमारी जन्मभूमि है वहां पे जो ये सब लोकगीत हैं वो गूंगे हो चुके हैं, उन्हें कोई नहीं गा रहा है, भटकता है, एक शोक गीत अनगाया अनसुना। और इस जन्मभूमि पर ये जो गीत हैं, होली हो गया, चैता हो गया, बिरहा हो गया, हाला हो गया, वो भटक रहा है, उसे कोई नहीं गा रहा है, उसे गाने के लोग गूंगे हो चुके हैं और ये एक शोक गीत की भांति हो चुका है। लग रहा है कि लोग इसे शोक गीत की भांति ले रहे हैं कि इन्हें कोई सुनना नहीं चाहता और ना ही गाना चाहता है, और कोई सुन भी रहा है तो उसे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत अनसुना गाना सुन रहा है, कभी सुना ही नहीं है गाना, ऐसा उसे लग रहा है। इतना मॉडर्न दुनिया आ गई है। आकाश और अंधेरे को काटते 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रकाश,
शहर से आने वाला कौन? सर्कस का प्रकाश, बुलौआ तो कब का मर चुका है। जो लोग शहर से आते थे, बहुत दूर से आते थे, और वो आकाश और अंधेरे को काटते हुए वो कई कोस, 10 कोस दूर से पैदल चल करके वो सर्कस का प्रकाश, सर्कस करने वाले लोग आते थे, और जहां पूरे गांव में सर्कस लगाते थे, और वहां पे अलग अलग रंग की रंग बिरंगिया बत्तियां लगती थी, और गांव के लोग उसे घेर करके उस सर्कस को देखते थे और उन्हें उससे मनोरंजन करते थे। अब तो मर ही चुका है, क्योंकि अब घर घर में बिजली आ चुकी है, टीवी आ चुका है, लोग उससे मनोरंजन कर रहे हैं। अब तो मोबाइल आ चुका है, लोग उससे मनोरंजन कर रहे हैं, और वो सर्कस वाला पता नहीं कहां विलुप्त हो गया। वो गांव गांव में अपना तंबू लगाकर सर्कस दिखाने वाला वो सर्कस का प्रकाश तो लगभग मर चुका है, विलुप्त हो चुका है। यहां आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा दोस्त, सर्कस का प्रकाश कितनी कोस दूर से आता था? तो 10 कोस दूर से। कितने, कहां आता था? शहर से। कहां से? शहर से आता था। आगे कि जैसे गिर गया हो, फिर कहते हैं कि वो जो सर्कस का जो प्रकाश बोला हुआ है वो मर चुका है, लगभग उसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। ऐसा लगता है कि गिर गया हो गंज दंतों को गंवाकर कोई हाथी, और ऐसा लगता है कि कोई हाथी अपने गजदंतों को, अपने जो दांत होते हैं गजदंत, गिर गया हो कोई हाथी, रेते गए उन दांतों की जरा सी धवल धूल पर। जब उसके दांत को काट दिया गया, अर्थात जब किसी गांव के संस्कार को, संस्कृति को, रहन सहन को खत्म कर दिया गया, वहां इससे कवि रिलेट करता है कि ऐसा लगता है कि कोई हाथी अपने गजदंतों को गंवाकर गिर गया हो। कहां गिर गया हो? रेते गए उन दांतों की जरा सी धवल धूल पर। जब उसके दांत को रेत कर धीरे धीरे काट दिया गया, धीरे करके गांव की संस्कृति को, गांव के संस्कार को, गांव के रहन सहन को, गांव के परिवेश को खत्म कर दिया गया। अर्थात जैसे धीरे धीरे उसके दांत को रेत कर काट दिया गया, और धवल मतलब सफेद धूल पर वो हाथी गिर चुका है, धीज रहे जंगल में, और उस जंगल में ही वो अपने काटे गए गजदंतों के धूल पर गिर चुका है। लीलने वाले मुंह खोल करके शहर में बुलाते हैं कि आप आओ मेरे शहर में तो आओ। बस अदालतों और अस्पतालों के फैले भी रूंधते गंधाते अमित्र परिसर की जिन बुलौओं से। वो कहते हैं कि आप लीलने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं कि आप शहर में आइए, हमारे अस्पताल में आइए, भर के पैसा दीजिए, हमारे अदालतों के चक्कर लगाइए, बस आप पे केस होना चाहिए, उसके बाद तो मैं आपसे कैसे पैसा ऐंठना है वो मैं जानता हूं। उस फैले जो परिसर है, अस्पताल के बड़े अस्पताल के परिसर हैं, उन बड़े अदालतों के परिसर हैं, आप रोते गाते एक अमित्र की भांति, आपसे कोई लगाव नहीं, बस पैसे से लगाव है, आपको उस परिसर में बुलाया जाएगा और आपसे वो मुंह खोलकर निगलने की स्थिति में रहेंगे। अर्थात यहाँ पे कवि शहर की स्थिति को बताते हैं। वो कहते हैं कि शहर में लोग मुंह खोलकर आपको निगलने की स्थिति में है कि आप कब उनके चंगुल में आइए और आपसे भर के वो पैसा ले, आपको निगल जाए। आपके रोने धोने की स्थिति को कोई नहीं समझेगा, कोई वहां पे आपका मित्र नहीं है, सब अमित्र हैं, सिर्फ बुला रहे हैं आपसे पैसा ऐंठने के लिए। वहां का अदालत हो, अरे पहले गांव में पंचायतें हुआ करती थी, पंच परमेश्वर हुआ करता था, ना ही किसी को थाने में, ना ही किसी को अदालत में जाना पड़ता था, कोई किसी का पैसा नहीं लगता था, और वही पंच परमेश्वर गांव की समस्याओं को दूर कर देता था। अस्पतालों में जाइए, शहर में आपसे पैसे लूट लिया जाएगा।
गांव के घर की रीढ़ झुर्राती है और जो शहर की स्थिति है, जैसे लोग गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, अपनी सुविधाओं को देख करके पलायन कर रहे हैं, उसके जो गांव की रीढ़ है, गांव का जो बेस है वो झुर्रा चुकी है, वह कांप चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। अब वो गांव का घर नहीं रहा, अब वो गांव नहीं रहा, उसकी संस्कृति, उसके संस्कार, उसके परिवेश लोग भूल चुके हैं। पहनावा ओढ़ावा सब कुछ चेंज हो चुका है, बोलने चालने रहने का ढंग सब कुछ चेंज हो चुका है। गांव की बातें उन्हें पसंद नहीं आती, गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं आते, उन्हें ऐसा लगता है कि देहाती है, गंवार है। लेकिन वो हमारे जो गांव के संस्कार थे, संस्कृति थी, उसका बात ही कुछ अलग था। दोस्त, यही आपका इस कविता का कहने का मतलब था। ये लास्ट चैप्टर था काव्यखंड का। ये कवि ने गांव की परिस्थितियों को इसमें बताया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।